यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अब लाइव है। अब ये कई संगठनों के लिए एक शानदार मौका तो है, लेकिन इसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो आज हम इसी कॉम्प्लिकेटेड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को आसान भाषा में समझेंगे। टाइमलाइन काफ़ी सख्त है। इस आरएफपी के तहत जो भी प्रोजेक्ट अप्रूव होगा उसे 15 मार्च 2026 तक हर हाल में पूरा करना ही होगा। मतलब प्रोजेक्ट प्लानिंग करते समय इस डेट को दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने इस योजना के लिए 3 खास तरह के स्टेक होल्डर्स ही एलिजिबल हैं। कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन या फिर कोई एसएमई। और एक बात यहाँ साफ कर दूं कि ये स्कीम फिलहाल टिपिकल ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए नहीं है। इसका पूरा फोकस सीधे इंडस्ट्री पर है। अच्छा, ये एसएमई शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इस आरएफपी के लिए एसएमई का मतलब एमएसएमई फ्रेमवर्क के अंदर एक खास टर्नओवर वाले बिजनेस से है। और हाँ, इसमें माइक्रो या सूक्ष्म एंटरप्राइज शामिल नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर किसी संगठन का सालाना टर्नओवर 10 करोड़ से 250 करोड़ रुपए के बीच है तो उसे ही इस आरएफपी के लिए एक एसएमई माना जाएगा। तो अब जब एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई है तो चलिए बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो एप्लीकेशन के लिए चाहिए होंगे। आखिर यही तो किसी भी प्रपोजल की नींव होते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन, जीएसटी जैसे स्टैंडर्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ही, लेकिन इनके अलावा कम से कम 3 साल का अनुभव और 5 साल पुराने अस्तित्व का प्रूफ भी देना होगा। इससे मूल्यांकन करने वालों को संगठन की स्टेबिलिटी का अंदाजा लगता है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से, यानी पैसे से जुड़ी ज़रूरतों पर। ये इस बार बहुत ही खास है और पिछली योजनाओं से काफ़ी अलग भी हैं। सबसे पहली शर्त, अप्लाई करने के लिए संगठन का मिनिमम एनुअल टर्नओवर 3 करोड़ रुपए होना चाहिए। और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। आमतौर पर 3 साल का फाइनेंशियल डेटा मांगा जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ पिछले 2 सालों का डेटा देना होगा। हो सकता है ये नई कंपनियों को मौका देने के लिए हो या फिर प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए। एक और बहुत ज़रूरी नियम है जिसे गांठ बांध लेना है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट की कुल लागत संगठन के सालाना टर्नओवर से ज़्यादा नहीं हो सकती। चलिए, अब आते हैं प्रपोजल के दिल पर, यानी ट्रेनिंग प्लान पर। यहीं पर ये सारी जानकारी देनी होगी कि असल में ट्रेनिंग दी कैसे जाएगी। इस बार ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वैलिडिटी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। खासकर अगर सेंटर किराए पर है तो उसके लिए नियम काफ़ी सख्त हैं। ऐसा इसलिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि केंद्र असली हैं और कोई धोखाधड़ी न हो। ट्रेनर्स के मामले में भी एक बड़ा अपडेट है। अब एप्लीकेशन सिस्टम में किसी भी ट्रेनर को जोड़ने के लिए उसकी एक वैलिड GRTID होनी ज़रूरी है। इससे ये पक्का हो जाएगा कि सारे ट्रेनर्स स्किल इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड हैं। अच्छा, आवेदकों को 3 अलग-अलग ट्रेनिंग मॉडल्स में से किसी एक को चुनना होगा, RTD, नॉन RTD या फिर कैप्टिव। हर मॉडल का नौकरी से जुड़ने का तरीका अलग है, जिसे संगठन अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकता है। प्रोजेक्ट प्लान अपने आप में एक बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसमें किस तरह के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी से लेकर कौन सी जॉब रोल्स होंगी, सब कुछ बताना होगा। एक खास बात, 21 फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल्स की एक लिस्ट दी गई है और अगर आप इनमें से कोई रोल चुनते हैं तो शायद आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। तो चलिए, अब इन सारी चीज़ों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि फाइनल सबमिशन की प्रक्रिया क्या है। पूरा का पूरा एप्लीकेशन इन 4 मेन पिलर्स पर टिका होगा। और हाँ, ये सब कुछ ट्रेनिंग पार्टनर पोर्टल के जरिए ही ऑनलाइन पूरा करना होगा। देखिए, अभी तक सबमिशन की कोई फाइनल तारीख तो नहीं आई है, लेकिन मार्च 2026 में प्रोजेक्ट खत्म करने की जो डेडलाइन है, उससे ये तो साफ है कि एप्लीकेशन पर काम जल्द से जल्द शुरू कर देना ही बेहतर है। तो इन सारी सख्त ज़रूरतों और नए बदलावों को देखते हुए आखिर में एक बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये नया PMKVY 4.0 RFP किसी संगठन के लिए एक सुनहरा मौका है या फिर एक बड़ी चुनौती? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर संगठन को अपने लिए खुद ही खोजना होगा।